नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट 16 लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिएगा कि सामान्य अध्ययन, स्टैटिक जीके तथा करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पहला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं। तो बताइए कौन है। महात्मा गांधी हैं कि मौलाना आज़ाद हैं कि जयप्रकाश नारायण हैं कि जवाहरलाल नेहरू हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी है के द्वारा लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम पूछा जाएगा ये। और ये पूछा जाता है कि ये इनकी क्या है, तो आत्मकथा मतलब बताएंगे कि ये इनकी बायोग्राफी है। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी किस में लिखी गई, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखी गई है। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं अगर, तो देखते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा और कौन ऑप्शन लिखा गया है या बुक लिखी गई है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी स्वराज, यंग इंडिया और आपका बताएंगे हरिजन समाज, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और इसमें कहा गया है कि हरिजन समाज जो है, जो हरिजन समुदाय जो थे, अल्पसंख्यक थे, उनके लिए ये लिखी गई है। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम। तो भारत के से पहले जो है विदेशी नागरिक है जिनको जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो क्रांति, जो समाज की क्रांति थी, इन्हीं के द्वारा कही गई थी। और जयप्रकाश नारायण ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इन्होंने पूछा जाता है कि इनको किस जो है जेल में बंद किया गया था, तो झारखंड के जेल में इनको बंद किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते थे, इनकी जो है ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताएंगे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पसेट ऑफ इनकी द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और ये गीता रहस्य नाम की पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है। गीता रहस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, गीतांजलि पुस्तक के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, याद रखिएगा टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो बताइए। रॉलैक्ट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग या कैमनल अवार्ड। तो करेक्ट आंसर आपका होगा रॉलैक्ट एक्ट। ये कब पारित हुआ था, तो 1919 में ये भारत आया था। तो इसको कहते हैं काला कानून। महात्मा गांधी ने इसको काला कानून किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का जो है इसमें कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसी के तहत इसी कानून तक 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध। इसमें जो है निहत्थे क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चलाई गई थी और लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, ये तो 1930 ईस्वी में चलाए थे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किसके लिए चलाए थे, रॉलैक्ट एक्ट के लिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में चलाया। तो 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का बात है, ये भी जो है 1919 घोषणा पत्र है। इसमें कहा गया है कि जो है प्रांतों में द्वैत शासन की बात किए गए थे। और हंटर आयोग कब लागू हुआ था, तो 1882 ईस्वी में। ये क्या है, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, हंटर आयोग। कम्युनल अवार्ड की अगर बात करते हैं तो 24 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रधानमंत्री इंग्लैंड के जो मैकडोनाल्ड थे, उनके द्वारा जो है अल्पसंख्यकों के लिए, जैसे हरिजन हो गए, मुसलमानों के लिए ये लागू किया गया था। तो कब याद रखिएगा, 24 अगस्त 1932 ईस्वी को याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको कौन सा पूछा गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन पर देखिए, उर्दू है, ग्रीक है, फारसी या अरबी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका, तो इंडिया शब्द पहली बार किसके द्वारा, ग्रीक के लिए तो हुआ था। पहला पूछा जाता है एग्जाम में कि पहला जो है ऐसा बताइए यूरोपीय जो भारत पर आक्रमण किया था। तो 336
326 BC में, मतलब 326 ईसा पूर्व किसने किया था? सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने भारत के साथ और पोरस, जो भारत के राजा थे पोरस, उनके साथ विशेषता के युद्ध या झेलम के युद्ध लड़े थे। तो ये आपका ग्रीक शब्द इंडिया शब्द किसके द्वारा लिया गया है? तो ग्रीक शब्द। पूछा जाता है फारसी अरबी उर्दू में किसको भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है? ये फारसी शब्द है। हिंदुस्तान कैसा शब्द है? तो फारसी शब्द है। और पूछा जाता है कि क्वेश्चन कि भारतवर्ष किसमें किस अभिलेखी साक्ष्य में मिलता है? तो भारतवर्ष का जो है पहली बार खारवेल के जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग के राजा थे खारवेल, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से ये पता चलता है कि यही अभिलेख में पहली बार भारत के लिए भारतवर्ष का नाम लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर होता है बताइए? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 घंटे 20 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच टाइम मीन में अंतर होता है। तो ये कहाँ से खींचा गया है? ये इंग्लैंड जो देश है उसके बीचों बीच से खींचा गया। जीरो, इसको जो कहते हैं जीरो देशांतर, इसी को समय रेखा। जीरो देशांतर क्या है? आपका समय रेखा। पूछा जाता है भारत कितने घंटा आगे है? मान लीजिए भारत है तो 5.5 घंटा क्या है? आगे है, पूर्व की तरफ है, इसलिए आगे। पश्चिम की तरफ होता तो ये आपका कम होता। पूछा जाता है कि जो देशांतर रेखा होती है ये समय को निर्धारित करती है, जो अक्षांश रेखा होती है ये जो है दूरी को निर्धारित करती है। तो एक अक्षांश के दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.11 किलोमीटर की दूरी होती है। पूछा जाता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने पे कितने डिग्री कितने मिनट का फ़र्क हो जाता है? तो पूछा जाता है तो आपको बताएंगे 15 डिग्री पर 4 मिनट का फ़र्क हो जाता है। और 1 घंटा में आपका जो है कितना हो जाएगा? 16 मिनट का फ़र्क हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो बताइए। इजाजतदारी से, 3 कठिया या जानवी प्रथा या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गांधी जी का चंपारण था वो 3 कठिया प्रथा, 3 सही 2/20 लिखा जाता था। इसको 2/20 पर कहा होगा आपको नील की खेती करनी थी, इसीलिए जो है इससे तंग आकर किसानों ने उस समय 1916 ईस्वी में ये जो है लखनऊ में जो है इसका अधिवेशन हो रहा था किसका? कांग्रेस का। उसी में रामचंद्र शुक्ल एक किसान थे। इन्होंने चंपारण से आके गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया। तब गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण इनका जो है पहला सत्याग्रह था। 1917 ईस्वी में इनका पहला सत्याग्रह था और इनमें इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तभी से जो है इनको जो है गांधी जी यहाँ से फेमस हो गए। और बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। इजाजतदारी भी जमींदारी प्रथा है, जानवी भी जमींदारी प्रथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए हैं? बताइए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1981 या 1991, 1911 या 1926? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1991। तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1991 पहली बार महिला जो मजदूर थी उनकी सुरक्षा की बात करता है। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो 1981 ईस्वी में पहली बार जो है भारतीय कारखाना अधिनियम आया था। किसके समय में आया था? तो ये आप बताएंगे। लॉर्ड रिपन के समय पहली बार भारतीय कारखाना अधिनियम आया था। इसी में बात की गई थी कि जो है मजदूरों को जो है कितने घंटे काम किया जाएगा? 12 घंटे का काम दिया जाएगा। और इसमें जो है 1991 में जो महिला के लिए आया था ये किस समय आया था? तो लैंस डाउन उस समय वायसराय थे, उनके समय में आया था, याद रखिएगा। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो 1911 ईस्वी में जो है किससे संबंधित है? तो जनगण मन अधिनायक गए, इसी जो है 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो करेक्ट आंसर बताइए। लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के प्रथम महाराज या इसको गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। अगर प्रथम भारतीय पूछेगा कि भारतीय कौन थे प्रथम और अंतिम, तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन में दोनों रहेगा, एक में सिर्फ गवर्नर जनरल रहेगा भारत का और एक में रहेगा भारतीय गवर्नर जनरल। तो राजगोपालाचारी आंसर बताएंगे। और राजेंद्र प्रसाद की बात करते तो ये क्या थे? भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। सबसे सर्वाधिक कार्यकाल था। इनकी एक पुस्तक का नाम है
अभ्युदय किसने लिखी थी? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा आपका है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है बताइए? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। तो क्या पूछ रहा है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की क्या है? लंबाई है। और बात करते हैं भारत की जो है, ये यहाँ से स्थलीय मतलब जहाँ से समुद्र का टच नहीं लगता है, तो ये वाला पोर्शन आपका 15200 किलोमीटर हो गया। और 6100 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा है, और 6100 किलोमीटर, और जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप को मिलाकर भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516.5 किलोमीटर। इस तरह कुल लंबाई अगर देखी जाती है तो 22500 किलोमीटर के लगभग भारत की जो है स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य तटीय लंबाई है, और 7500.5 किलोमीटर तो ये आपकी जो है लक्षद्वीप और अंडमान को शामिल करते हुए जलीय सीमा की लंबाई है, और 15200 ये क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई है। और अगला देखते हैं कौन सा पूछा गया क्वेश्चन। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है बताइए? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। इसको जो कहते हैं, जो केरल राज्य है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में लैगून झीलें पाई जाती हैं। वेम्बनाड झील हो गया, अष्टामुडी झील हो गया, पेरियार झील हो गया, ये सब कहाँ है? केरल में है। और बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में भारत की जो है सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? चिल्का झील। तो इसको भी याद रखिएगा, भारत में क्या है? चिल्का झील, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो गोदावरी, और जो है यहाँ पर गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में कोलेरू झील है, याद रखिएगा कोलेरू झील, जो कि ये यहाँ पर स्थित है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आपका कौन सा? ये आपका पुलिकट झील है। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसे श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये बहुत ही जो है फेमस जलप्रपात है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या पूछा था। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी बताइए? विंध्याचल है कि सतपुड़ा है कि अरावली है, नीलगिरी है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। ये भारत की नहीं अपितु विश्व की, वर्ल्ड की सबसे जो है पुरानी वलित पर्वत है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताएंगे कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये गुजरात से लेकर नई दिल्ली तक गई है, ये बहुत लंबी है। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? तो गुरुमुख, इसको बताएंगे गुरुमुख, जो कि 2250 मीटर ऊंची है। इसी जो है यहाँ पे एक पर्वत है माउंट आबू, इसी पे सुप्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर, अरावली पर्वत पर स्थित है। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो विंध्याचल की बात करते हैं, तो ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है। ये भी आपका राजस्थान से होते हुए बिहार तक जाता है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इमारती किस्म की पत्थर मतलब चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। इसको भी अवसादी चट्टान के रूप में देखा जाता है। जैसे कैमूर पर्वत हो गया, यहाँ से जो है सबसे, और यही विंध्याचल पर्वत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के पन्ना से हीरा निकाला जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हीरा कहाँ से निकाला जाता है भारत में? पन्ना की खान से। सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। ये आपका राजपीपला गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो महादेव जो है, इसका कई पार्ट में राजपीपला है, महादेव है, मैकाल पर जो महादेव उस पर जो है धूपगढ़ चोटी स्थित है 1350 मीटर सर्वाधिक ऊंचाई पर। इसी धूपगढ़ चोटी पर पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल स्थित है। याद रखिए कहाँ पर? सतपुड़ा पर स्थित है। और महादेव जो पर्वत है मैकाल वाला, तो वहाँ से अमरकंटक नामक स्थान से सोन नदी, नर्मदा नदी और जो है महानदी निकलती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बात करते हैं जो सतपुड़ा पर्वत है और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। याद रखिएगा कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और जो है यहाँ पर ग्वालियर के तट पे, ग्वालियर जो पठार है उसके, और बेलूर का पठार यानी कि सतपुड़ा से यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपका ताप्ती नदी निकलती है। याद रखिएगा सतपुड़ा के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है? तो नर्मदा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी, याद रखिएगा।
और नीलगिरी पर्वत की बात करते हैं तो ये जो है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका केरल के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर आपका जो है नीलगिरी है। नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा, याद रखिएगा, दोदा बेटा। और यहाँ पर जो है टोड जनजातियाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ऊटी जो कि एक पर्वतीय स्थल है, कहाँ पर स्थित है? इसको उड़कमंडल भी कहते हैं। यही पर्वतीय स्थल नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती की जाती है और यहीं पर सागौन और वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, चंदन की लकड़ी भी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में नीलगिरी के पर्वतों पर पाई जाती है। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। एम एस डास क्या है? बताइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि यूनिक सॉफ्टवेयर है या न्यू सॉफ्टवेयर? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका एम एस डाट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सिस्टम पर हम काम करते हैं। मान लीजिए एक आपका कंप्यूटर है और ये आपका एम एस डास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इस पर नोट पैड बनाते हैं, वर्ड पैड होता है, इस पर हम जो लिखते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिस पर जो है यूजर आपका काम करता है। जैसे जो है कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे कोई हमको चार्ट फ्लो बनाना है तो इस पर यूजर अपना काम करता है, वही आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंपाइलर जो होता है कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय है, निम्न स्तरीय है, पास्कल है या कोबोल है? बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कंपाइलर होता है ये उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। और कंपाइलर में क्या होता है कि जितने भी पेज रहते हैं एक साथ जो है सबको एक साथ में जो है निम्न भाषा में परिवर्तित कर देता है। एक होता है इंसिपेटर, इसको भी याद रखिएगा, ये लाइन बाय लाइन क्या करता है आपका जो है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। पास्कल हो गया आपका, कोबोल हो गया, ये भी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद में किया गया? तो 124 में आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। जिस समय जो है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? एस.के. बोबडे हैं। किस नंबर के हैं आपके? तो 47वें नंबर के हैं। याद रखिएगा कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं किस नंबर के हैं? तो 47वें नंबर के। जो हमारे राष्ट्रपति इस समय कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। किस नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा, ये बहुत ही पूछा जाता है। अच्छा पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति? तो राजेंद्र प्रसाद बताएंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री की बात पूछता है तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद जो है 75 में है। इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। किस नंबर के हैं ये? तो बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 15वें नंबर के हैं। जब प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। और राज्यसभा के सभापति इस समय कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। तो के वेणुगोपाल राय हमारे क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के हैं? तो ये 13वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। और लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है? तो ओम बिरला है। किस लोकसभा के हैं? तो 17वीं लोकसभा के हैं। ये किसका कार्यकाल पूछा जाएगा? तो 2019 से लेकर 2024 तक इसका कार्यकाल रहेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या पूछा था। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? बताइए। राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या राष्ट्रपति को? तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। और लोग हमेशा जो है मुख्यमंत्री को लगा के आते हैं और हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में? 156(2) के तहत राज्यपाल अपना जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की जो है 153 में उल्लेख है कि जो है प्रत्येक जो है प्रदेश का एक राज्यपाल होगा। जैसे यूपी के राज्यपाल इस समय क्या है? आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो मुख्यमंत्री होते हैं इस समय यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? 21वें नंबर के योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। संसद की बात करते हैं तो 79 में आपका संसद का उल्लेख है, और 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख है, और 81 में आपका लोकसभा का उल्लेख है। इसमें आपका पार्लियामेंट का उल्लेख है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का उल्लेख आपका 52 में किया गया है। राष्ट्रपति पर एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि महाभियोग किस में लगाया जाता है? तो 61 के तहत महाभियोग, और 60 के तहत राष्ट्रपति अपने कर्तव्य पालन के लिए शपथ लेता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या पूछा था। बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडियन
2021 का आयोजन कौन करेगा? तो करेक्ट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा DRDO के द्वारा किया गया था, तो ये DRDO करेगा। तो बेंगलुरु को क्या कहते हैं? ये भारत की सिलिकॉन वैली है और कर्नाटक की राजधानी भी है। अच्छा, DRDO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी इसके क्या है? जी सतीश रेड्डी इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसका जो पूछा जाता है मोटो, तो वलस मूलम विज्ञानम, DRDO का मोटो। अच्छा, ये क्या करता है? ये मिसाइल वगैरह बनाती है या जहाज़ का निर्माण करती है, जो कि लड़ाकू जहाज होते हैं, टैंकों का निर्माण करती है, यही है। और यहाँ भारतीय वायुसेना के इस समय जो हेड कौन है? तो RKS भदौरिया हैं, याद रखिएगा, RKS भदौरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या पूछा था? मिशन रोजगार जागरूकता अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर बताइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन रोजगार जागरूकता अभियान शुरू किया है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की जो पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी लखनऊ है। और किस नदी के किनारे है पूछा जाता है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं, बिहार की राजधानी पटना है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पटना की स्थापना किसने किया? तो पटना को पहले प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता है। तो हर्यक वंशी राजा उदयन ने इसकी स्थापना किए थे, याद किए थे। हर्यक वंशी राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे और इसको अपनी राजधानी बनाया था। और शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र के स्थान पर पटना नाम रखा था। गुजरात की बात करते हैं तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? रायपुर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर बताइए। आपका हाइपोथैलेमस है, पर में स्थित है, तंत्रिका है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर हाइपोथैलेमस, जो है कि संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे आपका भूख हो गया, प्यास हो गया, ये सब कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क का भाग है। पर मस्तिष्क में आपका जो है तार्किक चिंतन होता है, जैसे हम मैथ लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, ये सब पर मस्तिष्क में होता है। तंत्रिका तंत्र होता है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी। पूछा जाता है कि कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो तंत्रिका कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। तो देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं सारे 4 ऑप्शन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन जीएस से क्वेश्चन याद करना, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके 10 क्वेश्चन पढ़िए, उसे लिंक करके। जैसे केरल आ गया तो केरल में कौन कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति से क्या क्या महत्वपूर्ण है, उसी जगह उसी वीडियो को पॉज करिए और सारा जो है लिंक बनाकर याद करिए। इससे देखिएगा कि आपको 10 क्वेश्चन से आपके कितने 100 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ऐसे एग्जाम में अगर आप याद करके जाएंगे तो आपका देखिएगा कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, और आपका जो है 80 से 85% सवाल ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने? बताइए। सचिन तेंदुलकर, जय शाह, शरद पवार या सौरव गांगुली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जय शाह। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियन क्रिकेट है, इसका जो है सबसे कम उम्र के बने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के। जैसा ये अमित शाह के लड़के हैं। और पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, और विश्व में सर्वाधिक ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? तो लगभग 32,000 रन के आसपास सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं। और पूछा जाता है कि शरद पवार कौन है? तो ये पूर्व जो है ICC के चेयरमैन भी रह चुके हैं शरद पवार। और सौरव गांगुली वर्तमान में BCCI के क्या है? अध्यक्ष है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि BCCI के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मुंबई बताएंगे। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी को हुई थी। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही टेस्ट मैं आप लोगों को लेकर आता रहूँगा। जैसे सुपर TET हो गया, प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, UPSI, RO जितने भी एग्जाम हो रहे हैं इस समय, UPSSC पेट, ये सब के लिए GS इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहीं से क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे एग्जाम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।